नमस्कार, खेती किसानी से जुड़े हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। आइए देखते हैं क्या है खास आज के कार्यक्रम में। तिलहन मिशन पर मंत्रालय की तरफ से उठाए गए विशेष कदम। खरीफ फसलों की लगातार खरीद जारी और 3 कृषि कानून बनेंगे समग्र विकास के आधार। और अब खबरें देखते हैं विस्तार से। तिलहन मिशन को लेकर अब आपको दिखाते हैं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में कृषि आयुक्त एसके मल्होत्रा से खास बातचीत। तिलहन में हम आत्मनिर्भर हो, इसको लेकर सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये बातचीत। सर, अभी हमें सरसों की बात करते हैं तिलहनी में, या और भी जो तिलहनी फसलें हैं उसकी भी बात करते हैं। सर, आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? क्या इसमें आत्मनिर्भर होने की संभावना है? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जो अभी खाद्यान्न के क्षेत्र की जब हम बात करें तो आत्मनिर्भरता हमारे देश में आई है। चाहे वो बात चावल की है या गेहूं की है, तो उसमें हमारा जो उत्पादन है काफ़ी बड़ा है और हम उसको दूसरे देशों को भेज भी रहे हैं और उससे जो विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर रहे हैं। लेकिन अभी भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसको मैं ये कहूँगा कि जो तिलहनी फसलें हैं उसमें अभी आत्मनिर्भरता नहीं आई है। उसमें करीब 67,000 करोड़ 67,000 करोड़ का जो लगभग हम खाद्य तेल जो है दूसरे देशों से हमें मंगाना पड़ता है। तो अभी भारत सरकार ने इस पर विचार किया, मंथन किया और एक जो नया मिशन है जिसको हम ये कहते हैं कि नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल, खाद्य तेलों पर एक नया मिशन की शुरुआत की है। और इस मिशन के तहत जो है हमारे प्रयास ये रहेंगे कि हम आत्मनिर्भर कैसे हों, जिससे कि हमारी अपनी कैपेसिटी बढ़े, हमारा अपना उत्पादन बढ़े और जिससे कि हमें बाहर से जो है तेलों को ना मंगाना पड़े। तो अभी जैसे रबी का मौसम की शुरुआत हो रही है और अभी खरीफ का मौसम ख़त्म हो चुका है, तो रबी की मौसम की तैयारियां चल रही हैं। किसान जो है एक अनुकूल तापमान के आने का इंतज़ार कर रहा है और सरसों की बिजाई को वो जल्दी से जल्दी कर देगा। तो सरसों एक बड़ी अहम तिलहनी फसल है, क्योंकि मैं जो बात करूंगा अभी तिलहनी फसलों के बारे में करना चाहूँगा कि तिलहनी फसलें अब हमारे लिए एक तरह से प्रायोरिटी हो गई है और ये एक प्राथमिकता वाली जो हमारी ये फसलें हैं, तो इन पर जो है किसानों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप देखेंगे तो अभी जो MSP जो बढ़ाया, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाया, तो वो सरसों में भी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया। तो अभी बहुत ही अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, वातावरण बहुत ही अनुकूल है, हमारे जितने जल भंडार हैं वो भी भरे हुए हैं। तो इन सब का फ़ायदा उठाते हुए किसानों को मैं ये आग्रह करता हूँ कि वो तिलहनी फसलों में सरसों और तोरिया जो है उन दोनों की बिजाई ज़रूर करें। और इसके लिए भारत सरकार ने एक छोटा सा कैंपेन चलाया जिसको हम कहते हैं कि सरसों का एक तरह से कैंपेन और रिवॉल्यूशन लाने के लिए इसको जो है खाद्य तेल मिशन के तहत जो है इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और इस वर्ष के लिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो पिछले वर्ष की अगर आप तुलना में अगर आप देखें तो करीब 62 लाख क्षेत्र में जो है सरसों की खेती हुई थी, जिसको हम बढ़ा करके 75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं। और 11 जो राज्य हैं वो मुख्य राज्य हैं, वहाँ पर हमारा फोकस रहेगा। और जो 11 राज्य हैं उसमें जो मुख्य कुछ राज्य हैं, कुछ राज्यों को मैं बता देना चाहूँ, जैसे उसमें मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान और हरियाणा, कुछ पंजाब को भी लेकर के चले हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ये कुछ ऐसे जो राज्य हैं जहाँ पर जो है बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं और वहाँ पर हम लोग सरसों की खेती को जो है बढ़ावा दिया जा सकता है। और इसके साथ साथ जो है हम ये चाह रहे हैं कि कुछ जो नॉर्थ ईस्टर्न के एरिया हैं, कुछ ईस्टर्न इलाके हैं जहाँ पर धान की कटाई के बाद जो क्षेत्र खाली रह जाता है, वहाँ पर भी सरसों को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। दूसरा, जो मुख्य कुछ फसलें ऐसी भी हैं उनको इंटरक्रॉपिंग में जो मुख्य फसल है उसके 2 लाइनों के बीच में भी जो है सरसों को लगाएं। तो क्योंकि अभी क्षेत्र तो उतना ही है, लेकिन उसी क्षेत्र से हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे लें, तो ये इंटरक्रॉपिंग को भी एक चुना गया है। दूसरा, जो राइस फैलो एरिया है उसको टारगेट करना है। तो ये सब चीज़ों को लेकर के हम लोग एक समुचित ढंग से जितनी अच्छी किस्में हैं जिनका उत्पादन लगभग मैं ये कहूँगा कि 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा है, उन किस्मों को हम बढ़ावा दे रहे हैं। उससे नीचे उत्पादन करने वाले किस्मों को हम बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। हाइब्रिड जो किस्में हैं, संकर किस्में हैं सरसों से रिलेटेड, वो भी अभी उपलब्ध हैं, तो उनको भी जो है किसान अपनाएं, जिससे कि हमारी उत्पादकता बढ़े। तो अपने आप ही उत्पादन
जो है प्रति इकाई क्षेत्र से वो बढ़ जाएगा। जिस तरह से अभी आपने कहा कि क्रांति लाने की आवश्यकता है, और बहुत सारे जो फसल है उसमें क्रांति जब आई है तो इसके बाद में ही उसमें आशातीत उत्पादन भी हुआ है। अभी हमें मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में भी हम क्रांति की बात कर रहे हैं, या दूध में भी हम क्रांति की बात की है, जिसके वजह से ज़्यादा किसानों को भी फ़ायदा हुआ है। सर, क्या आप जिस तरह से अभी फोकस कर रहे हैं सरसों पर, जिस तरह से तिलहनी फसलों पर, क्या इस तरह से कोई क्रांति लाने की है ज़रूरत? बिल्कुल ज़रूरत है क्रांति की। अब आप देखते हैं कि पहले हम कहते थे कि हमारे देश में हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति जब आई थी उस टाइम में हमारे पास बहुत सारा एरिया जो है हमारे पास उपलब्ध था, और हमारे पास कुछ ही किस्में ऐसी अच्छी आई, उन किस्मों को जो है हम लोगों ने फैलाया, जब फैलाया गया पूरे देश में, और उसका जो एक तरह से उनको अपनाया गया तो हमारा उत्पादन बढ़ गया। तो ये तो उस टाइम की परिस्थिति थी, लेकिन आजकल की जो परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग है। इस टाइम में हमारे पास क्षेत्र उतना है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, और बल्कि कुछ कमी हुआ है थोड़ा बहुत, क्योंकि ये क्षेत्र जो है अर्बनाइजेशन की तरफ भी कुछ ना कुछ बढ़ा है। तो एक तो हमारे पास साधन जो है वो सीमित हुए हैं, तो सीमित साधन में, सीमित क्षेत्र में, सीमित जल साधनों में हम कैसे उत्पादन अधिक बढ़ाएं, ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, जिसमें क्लाइमेट चेंज का भी इफेक्ट नज़र आता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जितनी भी तकनीक है, ये तकनीक के माध्यम से ही नया जो एक क्रांति का जो सूत्रपात होगा वो होगा। और अगर आप ये देखें तो एक मूक रूप से जो क्रांति है वो पहले से ही हो चुकी है, और जहाँ कहीं हमारा उत्पादन, अभी आप देख रहे हैं कि हम टोटल 296.65 मिलियन टन का उत्पादन हमारा हुआ है। ये उत्पादन बहुत अधिक उत्पादन है, और हम अपने आप में मैं ये कहूँगा कि हम इसमें आत्मनिर्भर हैं। खाद्यान्न की बात कर रहे हैं, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो दलहनी फसलें भी शामिल हैं। तो दलहनी फसलों का जो उत्पादन है वो 23 मिलियन टन हुआ। तो कभी ऐसा भी टाइम था जब हमारे पास 16 मिलियन टन का उत्पादन था 2013-14 में, 14-15 में, तो उस उत्पादन को बढ़ा करके हम लोग 25 मिलियन टन तक ले गए हैं। 23 से 25 मिलियन टन तक के बीच में उत्पादन हो रहा है। तो उसमें भी हम लगभग आत्मनिर्भर की स्थिति में हैं। और जो हम लोगों ने इसका एक मिशन चलाया, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन फॉर पल्सेस, दलहनी फसलों का जो मिशन है, उसके तहत जो उत्पादन हमने किया है उस उत्पादन को बना करके रखना है। और साथ में जो मैं तिलहनी फसलों की बात कर रहा था, तिलहनी फसलों में मैंने सरसों का विशेष रूप से इसलिए उसमें अभी बयान किया क्योंकि ये मौसम में जो है सरसों की फसल एक मुख्य फसल है। और जब खरीफ का मौसम आएगा तो खरीफ के मौसम में हम लोग बाद में जो है उस पर सोयाबीन पर भी चर्चा करेंगे, और उसमें हम लोग ग्राउंड नट जो मूंगफली की खेती उसकी भी बात करेंगे। लेकिन जब रबी की बात करते हैं, सरसों, तोरिया, इसके साथ साथ सनफ्लावर जो सूरजमुखी है, सूरजमुखी के क्षेत्र में जो है हम थोड़ा सा पिछड़ गए हैं। वो इसलिए पिछड़ गए हैं कि उस पर जो है इतना ध्यान हम लोग नहीं दे पाए। तो ये एरिया करीब 2003-04 का जो मैं आंकड़ा देख रहा था उठा करके, तो हमारे पास उस टाइम में 20 लाख हेक्टेयर एरिया में इसकी खेती होती थी, जो घट करके अब जो है 2.4 लाख हेक्टेयर एरिया में हो रहा है। तो हम उसको जो है उसका क्षेत्र भी बढ़ाना चाहते हैं। और ये जो रबी का मौसम है ये उसके लिए बहुत ही अनुकूल है। हम सनफ्लावर को भी, सूरजमुखी की खेती को भी साथ में लेकर के चले हैं। इसका भी एमएसपी अभी बढ़ा है। तो एमएसपी बढ़ने से जो है निश्चित रूप से जो है किसानों के मध्य में एक सिग्नल गया है कि ये ऐसी फसलें हैं जो हमारे देश की प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। तो वो प्राथमिकता में भी जो है किसान अपना योगदान दे, और इसका मूल्य भी अधिक मिलेगा मार्केट में। और किसानों से यही आग्रह है कि इन फसलों के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाएं, क्योंकि चावल और गेहूं में तो हम लोग पहले ही आत्मनिर्भर हैं, लेकिन इसमें भी इन फसलों की तरफ भी जो है हमें कुछ ना कुछ क्षेत्र जो है उसमें बिजाई करनी चाहिए। सर, तिलहन की अगर हम बात करते हैं, इसमें दोहरी चुनौती है, एक तो उत्पादन बढ़ाना, और दूसरा इसमें सर मिलावट की संभावना ज़्यादा है। अगर हम पूरे खाद्यान्न की बात करते हैं तो जिसमें सबसे ज़्यादा तिलहनी में ही, फसलों में कहें या तेल कहें, उसमें मिलावट सबसे ज़्यादा होता है। ये दोहरी चुनौती है सर, कैसे इसको देखते हैं? देखिए, इसको हम लोग मिलावट ना कह करके इसको ब्लेंडिंग कहेंगे। ब्लेंडिंग का मतलब ये होता है कि एक तेल में दूसरे तेल को मिश्रित कर दिया जाता है, लेकिन वो एक तरह से पहले इसकी परमिशन थी। इसको जो देखता है वो FSSAI जो हमारी संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत जो आता है, तो वो इसको देखते हैं। इसके जो पहले मापदंड थे कि जो भी दो तेल है अगर उसका मिश्रण बना करके बेचा जाता है, ब्लेंड करके बेचा जाता है, तो कम से कम 20% उसकी मात्रा होनी चाहिए। इससे क्या हुआ कि जो हमारे अपने मैं ये कहूँगा कि हमारे जो इंडिजिनस ऑयल थे, चाहे वो
सरसों था, चाहे वो मूंगफली है और साथ में सूरजमुखी है, इनको थोड़ा बढ़ावा नहीं मिल पाया क्योंकि दूसरे जो सस्ते तेल आने लगे जिसमें ऑयल पाम कहते हैं, ताड़ का तेल आने लगा, तो वो जो है सस्ता बाहर से मिलने लगा तो उसको जो है मिला करके बेचने लगे। वो राइस ब्राउन ऑयल है उसको भी मिला के आने लगा। तो अभी जो है भारत सरकार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि सरसों में विशेष रूप से कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी, सरसों का तेल प्योर बेचा जाए, सिंगल ऑयल बेचा जाएगा। तो सिंगल ऑयल बेचने का जो पर्पस है, जो एक निर्णय है जो भारत सरकार ने लिया, इसके ऊपर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि 1 अक्टूबर के बाद 2 तेलों का मिश्रण जो है सरसों में नहीं बेचा जाए, सरसों का तेल अकेला बिना मिश्रण के ही बेचा जाएगा। सोल जिसको कहेंगे और वो कच्ची घानी वाला तेल है उसको भी जो प्रेफरेंस मिलेगी। इससे हमारे जो गांव के जो उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, कच्ची घानी का जो तेल निकालने से करने का, उसको बढ़ावा मिलेगा। किसान सरसों के अंतर्गत जो है खेती भी ज़्यादा करेंगे क्योंकि उनको मूल्य अधिक मिलेगा। तो ये एक ऐसा अवसर है जिसको हमें लाभ उठाने की ज़रूरत है और साथ साथ जितने भी घरेलू छोटे उद्योग हैं वो हमारे रूरल सेक्टर में इस तरह के बहुत सारे एक्सपेलर बनेंगे, बन करके आएंगे और किसान खुद जो है उसको निकालेगा भी, उत्पादन भी करेगा और उसका तेल भी निकाले तो उसको भी निकाल करके बेच सकता है क्योंकि MSME की भी बहुत सारी ऐसी स्कीम है और कृषि मंत्रालय की भी बहुत सारी ऐसी स्कीम है जिसमें इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जी। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खरीफ सीजन 2020-21 के लिए MSP पर लगातार किसानों से फसलें खरीदी जा रही हैं। आइए देखते हैं विस्तार से हमारी ये रिपोर्ट। खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 333,74,000 मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 412,91,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान की खरीद में 22.25% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल 77,957 करोड़ 83 लाख रुपए के MSP मूल्य के साथ वर्तमान में जारी KMS खरीद प्रक्रिया से लगभग 48,56,000 किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं। राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना के तहत 51 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1050 करोड़ 8 लाख रुपए की MSP मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 1,95,899.38 मीट्रिक टन की खरीद की है। इसी तरह 19 दिसंबर 2020 तक 52 करोड़ 40 लाख रुपए के MSP मूल्य पर 5,089 मीट्रिक टन कोपरा की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं। कोपरा और उड़द के संदर्भ में अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें MSP से अधिक है। अब तक 57,83,122 कपास की गांठें खरीदी गई, जिनका मूल्य 16,865 करोड़ 81 लाख रुपए है, जिससे 11,24,252 किसान लाभान्वित हुए हैं।
हमारा देश आत्मनिर्भर हो, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि किसान भी आत्मनिर्भर बने, उनकी आय में वृद्धि हो। इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और उन्हीं में से विशेष प्रयास है 3 नए कृषि कानून। सर, ये जो 3 कानून अभी बना है सर, कृषि मंत्रालय के भारत सरकार को क्या आवश्यकता पड़ी सर? देखिए, भारत सरकार में हमेशा ही यह प्रयास रहा है कि किसान को उसकी कीमत की ज़्यादा से ज़्यादा उसकी उपज की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मिले, उसकी आमदनी बढ़े, उसकी जो खेती है वो लाभकारी हो। तो इसमें जो 2 बाधाएं थी जो अभी किसान के सामने आती थी वो ये थी कि जब बहुत अच्छी उपज होती थी तो भाव उसको नहीं मिल पाते थे, भाव कम हो जाते थे, और अगर उपज कम होती थी और भाव होते थे तो उसके पास बेचने के लिए ही सरप्लस नहीं होता था। दूसरा समस्या ये थी कि जब मंडी में उपज को लेके किसान जाता था तो केवल जो लाइसेंसधारी व्यापारी हैं वही उस उपज को खरीद सकते थे, तो उसके पास ये विकल्प नहीं था कि वो मंडी के बाहर अगर उसको अच्छी कीमत मिल सकती है तो उसको बेच सके, क्योंकि प्रतिबंध था प्रत्येक राज्य में मंडी अधिनियमों के अंतर्गत कि केवल मंडी में ही उपज बिक सकती है। भारत सरकार की एमएसपी की व्यवस्था लागू थी जो अब भी लागू है, वो विकल्प हमेशा ही किसान के पास उपलब्ध था, पर बहुत बार किसान को जो अच्छी कीमत जिन उपजों की एमएसपी वैल्यू नहीं होती है, जैसे हॉर्टिकल्चर की प्रोड्यूस है, फल फूल सब्जियां हैं और भी बहुत सारी प्रोड्यूस है, जिसकी जो निर्भरता है वो मार्केट के ऊपर है, और अगर मार्केट में सही एवेन्यूज़ और सही प्रतिस्पर्धा नहीं होती तो किसान को अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता था। जो ये 3 कानून आए हैं उसमें एक एक करके इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया है। जो पहला कानून है उसमें ट्रेड एंड कॉमर्स का जो किसान की उपज का है उसको खोला गया, उसकी बंदिशें हटाई गई हैं। किसान अब नए कानून को आने के बाद मंडी में भी अपनी उपज बेच सकता है अगर मंडी में उसको अच्छा मूल्य मिले, पर मंडी के बाहर भी किसी वेयर हाउस से, किसी प्रोसेसर की फैक्ट्री के ऊपर, किसी अन्य राज्य के व्यापारी को जो बहुत अच्छा मूल्य दे रहा हो, या ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, इन सभी वैकल्पिक संस्थाओं में, वैकल्पिक व्यवस्थाओं में भी अपनी उपज को बेच पाएगा। जिसका अर्थ है कि जो पहले उसको सुविधा उपलब्ध थी, मंडी की सुविधा, एमएसपी पर बेचने की सुविधा, वो तो है ही, उसके अलावा अन्य विकल्प खुलने से अगर उसको अच्छा मूल्य किसी अन्य विकल्प से मिलता है तो वो मूल्य को ले पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में अपनी उपज को बेच पाएगा। नई टेक्नोलॉजी भी आ पाएगी। ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अब सभी क्षेत्रों में आ गए हैं। हर चीज़ का जो व्यापार है वो अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म पे और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे होता है। तो कृषि उत्पाद जो किसान के हाथ में है उसका व्यापार क्यों ना ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे हो, इसलिए ये सोचा गया कि ये व्यवस्था भी कानूनी तौर पर किसान को उपलब्ध कराई जाए। वो अब इस कानून में उपलब्ध कराई गई है। किसान के अधिकारों का सुरक्षित रखा गया है। उसकी पेमेंट समय पे हो, अगर उसकी पेमेंट को में देरी होती है तो जो व्यापारी है उस पर दंड का प्रावधान हो। जो फसल बिकती है उसकी जो बिक्री का मूल्य है उसकी रसीद किसान को मिले, और अनेक ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन समय पे हो और किसान को उसकी उपज का ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था में मिल पाए। जो दूसरा कानून है जो फार्मिंग एग्रीमेंट से रिलेटेड है, इस कानून में ये प्रावधान किए गए हैं कि किसान जब बुआई करते हैं तो बुआई के समय ही मूल्य के उतार चढ़ाव से बचने के लिए अपनी फसल, आने वाली फसल को बेच पाएँ, तो उसके लिए एग्रीमेंट कर पाएँ। ये व्यवस्था कुछ हद तक पहले भी थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भारत में होता था, पर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था थी उसमें कोई एक यूनिफॉर्म कानून, एक समान कानूनी व्यवस्था पूरे देश में नहीं थी। वो व्यवस्था इस कानून से लागू की गई है। अब किसान बराबरी पर आकर जो कॉरपोरेट है, प्रोसेसर है, होलसेलर है, रिटेलर है, उसके साथ एग्रीमेंट कर सकता है। ऐसी फसल को उगा सकता है जिसका मूल्य उसको अच्छा मिले, जिसका व्यापार कुछ ही बाज़ारों में होता है या निर्यात के लिए होता है। जो पहले उसके पास तकनीक नहीं थी, उसको अच्छा बीज या पौधे नहीं मिलते थे, अच्छा तकनीकी ज्ञान नहीं मिलता था, वो जो ख़रीदार है उसके माध्यम से अब उसको मिलेगा, और वो अच्छी कीमत की फसल को पहले से ही कीमत निर्धारित करके
अपनी उगाने की व्यवस्था कर पाएगा और एक निर्धारित आमदनी उसको होगी जो सामान्यतः किसान समझदारी से देख के ही करेगा कि उसको अगर आमदनी ज़्यादा होती है और उसके अड़ोस पड़ोस के किसानों की जो उपज है उससे ज़्यादा उसको लाभ होता है, तभी वो ऐसे एग्रीमेंट्स करेगा और इससे एक व्यापार की नई संभावना बढ़ेगी, निजी निवेश आएगा, जो वैल्यू चेन है वो बढ़ेगी, जो अभी गैप है वो दूर होंगे और एक्सपोर्ट की मार्केट भी देश के उत्पाद को मिलेगी। इस कानून में भी बहुत अच्छे प्रावधान किए गए हैं कि किसान के हितों का संरक्षण हो, उसकी भूमि से संबंधित कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता, एग्रीमेंट सिर्फ उत्पाद का हो सकता है, कृषि का जो उत्पाद है। एग्रीमेंट के अंतर्गत अगर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर किसान की भूमि पर बनता है तो उसकी मलकियत भी किसान की होगी। अगर कोई रिकवरी की व्यवस्था होती है, अगर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है तो 150% तक के जुर्माने की व्यवस्था उस व्यापारी पे होगी जो उसका समय पे भुगतान नहीं करता। पर किसान के विरुद्ध कार्रवाई सीमित ही हो सकती है। अगर किसान ने कोई एडवांस लिया है या किसी प्रकार का बीज का उसको प्रदाय किया गया, उसका पैसा भी देना है, तो सिर्फ इस तरह की रिकवरी हो सकती है। मूल्य के उतार चढ़ाव से अगर किसान अपनी फसल को नहीं देता है व्यापारी को, तो किसान के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो किसान को छूट है और किसान को ये भी छूट है कि अगर कोई रिकवरी थोड़ी बहुत है जो उसने एडवांस लिया है तो भी उसकी भूमि के खिलाफ रिकवरी नहीं हो सकती, सिर्फ उत्पाद से ही रिकवरी हो सकती है। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये किसान को एक तरह से सशक्त करके और संरक्षित करके इस लेवल पे लेके आता है कि वो किसी भी प्राइवेट व्यापारी के साथ अपना अनुबंध कर सके, अपना एग्रीमेंट कर सके और निडर होके ऐसा काम करे जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो सके। जो तीसरा कानून है वो इस संबंध में है जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में अमेंड किया गया है। पहले क्या था कि जो व्यापारी उपज खरीदते थे किसान की, उनको स्टॉक करने पे सीमा रहती थी और जब स्टॉक की सीमा है तो अगर किसी व्यापारी की क्षमता भी है खरीदने की तो एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा वो नहीं खरीद पाता था। तो उससे असर ये होता था कि बाज़ार में जो किसान की उपज कोई खरीदार है वो उतने कम हो जाते थे। ये बिल्कुल सही अवधारणा है इकोनॉमिक्स की कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर मूल्य निर्धारित होते हैं। अगर डिमांड ज़्यादा है, अगर ख़रीदार ज़्यादा है तो मूल्य बढ़ते हैं। तो अब जो अमेंडमेंट किया गया है उसमें ये हो गया है कि जो लिमिट्स हैं, जो स्टॉक की लिमिट्स हैं, वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में या इमरजेंसी सिचुएशन में ही लगाई जा सकती हैं। सामान्य तौर पर ये शर्तें नहीं होंगी, जिससे जो व्यापारी हैं, जो प्रोसेसर हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, वो जितना चाहे उतना किसान से उसकी उपज को खरीद के स्टॉक कर सकते हैं। तो इस व्यवस्था के आने से किसान की उपज के खरीदार बढ़ेंगे, किसान की उपज की खरीदने में जो लिमिटेशंस थी वो हटेंगी और वो जो हम शुरू से जो तीनों कानूनों की एक ही अवधारणा है कि किसान की उपज की खरीदार ज़्यादा हो, उनकी प्रतिस्पर्धा ज़्यादा हो और किसान को अधिक से अधिक मूल्य उसकी उपज का मिल सके। तो इन तीनों जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हैं उससे जो हम लोग जो सरकार की तरफ से जो प्रयास है वो ये है कि किसान को स्वतंत्रता हो, किसान अब आगे बढ़ के उद्यमी बने, वो एंटरप्रेन्योर बने और ऐसा फैसला करे जिससे उसकी आमदनी में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो। ऐसी फसलें उगाए जिसका मूल्य बाज़ार में ज़्यादा है, जिसके लिए नए बाज़ार उपलब्ध हो सकें और निर्यात में भी भारतवर्ष का स्थान हो और दुनिया भर में भारत का उत्पाद जाए और जिसका सीधा लाभ हमारे किसानों को हो। इसी के साथ ही हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आशा करते हैं कि जो जानकारियां हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाई हैं हमारे किसानों के लिए लाभकारी साबित होंगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।